हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रेडिट मैनेजर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के आने वाले सबसे बड़े आईपीओ के बारे में। जी हाँ, पेटीएम इस साल के अंत तक यानी दिवाली के आसपास इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रहा है। तो आइए जानते हैं थोड़ा पेटीएम के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में और आने वाले आईपीओ के बारे में। अभी हाल ही में जो बोर्ड मीटिंग हुई पेटीएम के बोर्ड की, उसमें इन प्रिंसिपली अप्रूवल मिल गया है पेटीएम के आईपीओ का, और इसकी साइज़ होगी 3 बिलियन US डॉलर। जी हाँ, इसका मतलब कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए। अभी तक इससे पहले का जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो आया था नवंबर 2010 में कोल इंडिया का, और जिसका साइज़ था 15,475 करोड़। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम ब्रांड जो है उसका ओनर है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जिस कंपनी को शुरू किया था 22 दिसंबर 2000 में नोएडा में विजय शेखर शर्मा ने। और आज इस कंपनी का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन पेटीएम इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है जो बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। तो शुरुआत में जब ये कंपनी बनी थी तो इसका मुख्य काम था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग अलग कंपनियों को मार्केटिंग की सर्विसेज देना। नए नए कस्टमर्स किस तरह सॉफ्टवेयर्स की सहायता से जुटाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब जीएसएम से सिम आती थी, उसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए ऑटोमेटेड कॉल आते थे, एक दबाओ दो दबाओ। तो वो सब जो एक सिस्टम था और जो मार्केटिंग था, उस सब के कॉन्ट्रैक्ट्स 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को मिले, और इस तरह कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे 10 साल बाद 2010 में कंपनी ने पेटीएम लॉन्च किया, जो उस वक्त के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा एप्लीकेशन था इस कैटेगरी में। पेटीएम जब शुरुआत में शुरू हुआ था 2010 में, तब मेनली ये एक बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज का ही प्लेटफॉर्म था, जहां पर आकर आप लोग मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे और बिल पेमेंट कर सकते थे। उससे पहले जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग दुकान पर जाते थे, छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी था। लेकिन इधर आने के बाद किसी भी कंपनी का कोई सा भी रिचार्ज कराना संभव हो पाया। फिर 2013 में कंपनी को आरबीआई से सेमी क्लोज्ड वॉलेट का लाइसेंस मिल गया, जो अभी हम पेटीएम वॉलेट के रूप में जैसे जानते हैं। उससे पहले जब कंपनी पर आप जाते थे बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज के लिए, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा होती थी, जिसकी सहायता से आप कर पाते थे। लेकिन 2013 में जब कंपनी को लाइसेंस मिल गया, तो 2014 में उसने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया। और इंटरेस्टिंगली जो रेपुटेशन पेटीएम ने बनाई थी, उसको देखते हुए पहले ही साल में 22 मिलियन लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और हैरत की बात ये कि 15,000 मर्चेंट्स ने भी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और अगर फ़िलहाल वर्तमान की बात करें, तो जो ये फाइनेंशियल ईयर 21 ख़त्म हुआ है, यहाँ तक आते आते आज पेटीएम में 350 मिलियन यूज़र्स रजिस्टर्ड हैं और 20 मिलियन मर्चेंट्स रजिस्टर्ड हैं, और जो लगातार हर गुज़रते हुए दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी ही इतनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ। 197 यानी कि पेटीएम ने अपन और भी कई तरह की सर्विसेज को ऐड करना शुरू किया अपनी ऐप में। मतलब जैसा कि मैंने बताया, पहले खाली मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट होता था, बाद में धीरे धीरे मूवी के टिकट्स बुक करना शुरू हुआ, आप इंश्योरेंस कर सकते थे, आप और भी डीटीएच रिचार्ज कर सकते थे, और भी कई तरह की जो टिकटिंग सेवा थी, बस का और रेलवे का टिकट आप कर सकते थे। तो अलग अलग तरह के जो सर्विसेज हैं वो ऐड होते गए। और
अभी की बात करें तो कंपनी की 8 सब्सिडरीज़ हैं। अलग अलग बिजनेस के लिए इन्होंने अलग अलग कंपनी बना रखी है, और वो आप कई बार तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह का काम कर रही होगी। हालांकि ये सारी सर्विसेज एक ही ऐप में है, पेटीएम ऐप में ही है, लेकिन उनसे रिवेन्यू और खर्चों का अलग अलग हिसाब करने के लिए अलग अलग कंपनियां बनाई हुई है, जिसमें 8 सब्सिडरीज़ कौन कौन सी हैं। एक तो पेटीएम हो गई, एनएस मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हो गई, पेटीएम ई कॉमर्स हो गई, पेटीएम मनी हो गई, पेटीएम मोबाइल सॉल्यूशन, 197 कम्युनिकेशंस इंडिया, पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेटीएम एंटरटेनमेंट लिमिटेड। अब ये क्या क्या कंपनियां करती है, मूल रूप से जो आप पेटीएम ऐप में देखते हैं वही सब काम होता है। और उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी कंपनीज बना रखी हैं, वो कोई एक कंपनी की सब्सिडरी है, कोई दूसरी कंपनी की सब्सिडरीज है। अब प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स क्या है, कई लोग ये सोचते हैं कि पेटीएम को प्रॉफिट किस तरह से होता है, क्योंकि जब आप रिचार्ज करवाते हो तो कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, जब आप टिकट करवाते हो तो कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, तो आखिर पेटीएम प्रॉफिट कैसे कमाता है। तो जब प्रॉफिट की बात करूं तो मेनली इसके 2-3 तरीके हैं जिनसे पेटीएम जो है वो प्रॉफिट कमाता है। जैसा कि आप देखेंगे, पेटीएम मनी एक इसका सेगमेंट है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पेटीएम मनी को अभी हाल ही में क्या हुआ है कि स्टॉक ब्रोकिंग का, डीमेट सर्विसेज का और नेशनल पेमेंट सिस्टम का लाइसेंस मिल गया है, और ये धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में भी अपना कस्टमर सेगमेंट बढ़ाती जा रही है। तो जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो कमीशन मिलता है उससे कंपनी का रेवेन्यू होता है। उसके अलावा आप देखोगे कि डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करवा रही है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करवा रही है। तो ये एक सेगमेंट जो है, इससे कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और होना शुरू हुआ है। दूसरा एक कंपनी ने शुरू किया है अभी हाल ही में इंश्योरेंस का। तो आप देखोगे कि 4 तरह के इंश्योरेंस आप इससे ले सकते हो, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, हेल्थ से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड। चारों तरह के इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो पेटीएम दे रहा है। इसने अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है, और एज अ उनका एजेंट ये कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तीसरा जो पेटीएम का एक सेगमेंट है वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इंटरेस्टिंगली पेटीएम ऐसा बोलता है कि ये जो पेटीएम का सेगमेंट है ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है, जिसके पास 58 मिलियन अकाउंट होल्डर्स हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यही एक सेगमेंट आज की तारीख में पेटीएम का प्रॉफिटेबल है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 20 में लगभग 30 करोड़ का मुनाफा कंपनी को कमा कर दिया। और फिर एक अभी जो नया लॉन्च हुआ है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जो कि एक जॉइंट वेंचर है 197 और एजी टेक होल्डिंग्स का, जो मिलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म, जैसा कि कंपनी ने देखा मार्केट में स्कोप है ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, या उसके बाद एक जो आया था MPL, तो इस तरह की जो ऐप्स आई थी गेमिंग की और जिनसे अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा था, उसको देखते हुए इन्होंने भी एक पेटीएम फर्स्ट गेम्स करके सेगमेंट शुरू किया। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ जो है इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, जिसकी साइज़ होगी लगभग 22,000 करोड़, और ये दिवाली के आसपास आएगा, अक्टूबर से दिवाली के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और इसके अभी शेयर होल्डर्स कौन कौन है, तो एक तो इनके जो प्रमोटर्स हैं विजय शेखर शर्मा, उनके पास लगभग 15% शेयर है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो 2 चाइनीज़ इन्वेस्टर्स है, या 2 की जगह कह दूं कि एक ही है, क्योंकि अलीबाबा और उसी की जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है एंड फाइनेंशियल, दोनों का मिला के लगभग 40% का शेयर उनका है। उसके बाद एक सॉफ्ट बैंक विजन फंड है, उसके पास लगभग 20% का शेयर होल्डिंग है, और सेफ पार्टनर्स है, उनके पास लगभग 18-19% का शेयर होल्डिंग है, और बाकी का जो छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ में और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास है। तो 2 मेजर जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, अलीबाबा और उसकी ही कंपनी एंड फाइनेंशियल्स, वो दोनों प्लान कर रहे हैं इस कंपनी से निकलने का। क्योंकि जब भी इंडिया और चाइना में टेंशन होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये तो पेटीएम तो एक चाइनीज़ कंपनी है। हालांकि इसे शुरुआत से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में एक इंडियन यानी विजय शेखर शर्मा जी का ही सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन फिर भी विवाद होता रहता है। करेंटली कंपनी की जो वैल्यू है वो $16 बिलियन के आसपास है, और जब ये आईपीओ आएगा इस साल के अंत तक, तब तक कंपनी को अपना वैल्यूएशन लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास होने का अनुमान है। अच्छा, और एक मस्त बात यह है कि जब आप देखते हो कई बार क्या होता है, ग्रे मार्केट में जिस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं उसके ग्रे मार्केट में डील होते हैं। तो पेटीएम का ग्रे मार्केट में शेयर का भाव है 21,000 रुपये पर शेयर।
अब इसकी भी क्या कहानी है कि ये शेयर पहले चल रहा था लगभग 11-12 हज़ार रुपये पर शेयर के भाव पर, क्योंकि कुछ समय पहले यानी 2018 में वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उस वक्त जो उसने पर शेयर का प्राइस निकाला था वो था लगभग 11-11.5 हज़ार रुपये। तो उसी प्राइस पर ग्रे मार्केट में डील हो रही थी और जैसे ही ये मार्केट में न्यूज़ आई कि पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आ रहा है तो तुरंत ही इसके शेयर प्राइस बढ़कर 21,000 रुपये हो गया। कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है, तो सबसे बड़ा पॉइंट कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स इंडियंस के पास आ जाएगी। उसके बाद कंपनी ने जो नए नए आर्म्स शुरू किए हैं रेवेन्यूज़ जनरेट करने के लिए, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, लैंडिंग, गेमिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब, तो इससे धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। कस्टमर बेस बहुत ही लंबा चौड़ा है और इसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा होने के पूरे पूरे चांस है कि कंपनी कुछ भी नया बिजनेस शुरू करेगी तो एक बना बनाया कस्टमर बेस मिल जाएगा। कंपनी के पास अभी पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, लेकिन एक आरबीआई ने जब पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया था तो साथ ही ये शर्त रखी थी कि जो पेमेंट बैंक 5 साल का कामकाज पूरा कर लेगा वो एलिजिबल हो जाएगा स्मॉल बैंक के लाइसेंस के लिए। तो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसके 5 साल पूरे हो रहे हैं 2022 में और इसीलिए सेफर साइड पेटीएम ने अभी अप्लाई कर दिया है स्मॉल बैंक के लाइसेंस के लिए ताकि उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिलेगा तो पेटीएम भी दूसरों को लोन दे पाएगा और लोन से ब्याज की इनकम कमा पाएगा, जो अभी खाली पेमेंट बैंक होने के नाते वो नहीं कर पा रहा है। तो जब इतना बड़ा लंबा चौड़ा कस्टमर बेस मिलेगा तो वो लोन देकर और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। और उसके साथ ही पेटीएम ने अभी कुछ बैंक्स के साथ भी टाई अप किया है, सिटी बैंक्स के साथ और एसबीआई के साथ, अपने क्रेडिट कार्ड ब्रांड के अपने पेटीएम ब्रांड के क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, और उसका एक्सपेक्टेशंस है कि लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर तो कुछ महीने में ही हो जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी फ़िलहाल लॉस मेकिंग है। कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर 20 ख़त्म हुआ उसमें 2,942 करोड़ का नेट लॉस किया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये लॉस लगभग आधा है, लेकिन फिर भी ये लॉस इतना है कि कंपनी को ब्रेक इवन अचीव करने में, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आने में इस ट्रेंड के हिसाब से लगभग 2 से 3 साल और लगेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी रिस्क ये है कि गूगल पे और फ़ोन पे जैसी कंपनीज़ जो अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं, गूगल बहुत बड़ा ब्रांड है और फ़ोन पे में भी जिसका वॉलमार्ट का पैसा लगा है, वो दोनों इतने बड़े ब्रांड हैं कि बहुत टफ कंपटीशन पेटीएम को दे रहे हैं। और साथ ही जैसा हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े नए नए प्लेयर्स भी मार्केट में आ रहे हैं जो और नए नए तरह के कैशबैक्स दे रहे हैं। ऐसे में पेटीएम को अपने कस्टमर बेस को मेंटेन करके रखना बहुत ही तगड़ा चैलेंज दे रहा है। एक और चीज़ जो आप कह सकते हो शायद नेगेटिव हो कि कोल इंडिया जो अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आया था, उसने अपने शेयर दिए थे उस वक्त 2010 में 245 रुपये में और जो लिस्ट हुए थे 287 रुपये में, लेकिन आज 11 साल बाद भी उनकी प्राइस खाली 149 रुपये है आज की तारीख में। लेकिन समरी करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, कि कंपनी ने धीरे धीरे लॉसेस कम करना शुरू किया है और उसको और ज़्यादा नए नए बिजनेसेस से रेवेन्यू होने की उम्मीद है, जिससे कि हो सकता है ब्रेक इवन जल्दी आ जाए। कस्टमर बेस बहुत लंबा चौड़ा है तो उसको अलग अलग जगह से एक बना बनाया कस्टमर मिलेगा तो उससे कमाई के होने के चांस है। और जिस तरह की जो आईपीओ की साइज़ है उसे देखते हुए ऐसा भी अनुमान है कि जब आईपीओ आएगा तो एक सुपर हाइप क्रिएट हो जाएगा इन्वेस्टर्स में और वो कई कई गुना ज़्यादा इस आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे। हालांकि वो सब्सक्राइब करने के बाद जिनको अलॉट होगा वो लंबे टाइम तक टिकेंगे, वो शायद डाउटफुल हो सकता है केवल लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वापस कंपनी का शेयर नीचे आए, क्योंकि जब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब कंपनी का रिजल्ट आएगा और उसमें लॉस दिखेगा तो कंपनी के साथ जुड़कर लंबे टाइम तक टिके रहना थोड़ा मुश्किल होगा। और जो लोग आईपीओ साइज़ देखकर लगाने का सोच रहे हैं उनके लिए कि साइज़ कभी मैटर नहीं करती बल्कि क्वालिटी मैटर करती है, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की क्या क्वालिटी है और कंपनी का फ्यूचर एस्टीमेट कैसा है। और सब चीज़ों का एक निचोड़, वर्तमान भले बुरा है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। और हम ऐसा कहें कि वर्तमान बुरा है,
फिर भी ऐसे वर्तमान में भी कई बड़े बड़े दिग्गजों ने पैसा लगाया है, जिसमें वॉरेन बफे की जो कंपनी है वो भी शामिल है, जिन्हें आप सबसे बड़ा दुनिया का इन्वेस्टर कहते हो। और ऐसे ही तो किसी कंपनी की वैल्यू $16 बिलियन नहीं हो जाती। खैर, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कुछ डिस्क्लेमर्स दे देता हूँ कि सारी इमेजेस या फैक्ट्स या डेटा सब गूगल से और अलग अलग जगह से लिया गया है, रिसर्च की गई है, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर ओनर्स, उनको क्रेडिट देता हूँ मैं। इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो में प्रोवाइड की है वो प्योरली मेरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर की गई है, और किसी भी एंगल से मैं इस कंपनी की रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन को हर्ट या डैमेज करना नहीं चाहता हूँ। और जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा थोड़ा रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।